हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट लेके आऊँ जो हमारा फ्रेंड्स एडिटोरिया का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 10 है। तो फ्रेंड्स ये बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, तो इसे दीजिएगा क्योंकि आपका 15 मॉडल टेस्ट है तो 10 आज अपलोड हो जाएगा। मतलब क्या, तो देखिएगा इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हमारा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो हमारा 10 है और आपको 200 मतलब क्या 2 घंटे का समय मिलता है और आप अपना स्कोर करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स एक और बात, अगर आपको टॉपिक्स बाय अगर आपको टेस्ट देना होगा ना तो फ्रेंड्स जाइए आपके प्लेलिस्ट में टॉपिक्स बाय बीपीएससी के लिए और बिहार एसआई के लिए आपको टेस्ट मिलेगा, तो उसे आप जाके जरूर दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो कौन सा विषय शामिल नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जन स्वास्थ्य। तो शिक्षा, वन, परिवार नियोजन समवर्ती सूची के विषय हैं। याद रखिएगा, शिक्षा हो गया, वन परिवार नियोजन जो है वो वन हो गया और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची के विषय है। और जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय। याद रखिएगा, जन स्वास्थ्य किसका है, तो राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति को। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग जिसको बोलते हैं, अपना लेखा परीक्षण रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है। संसद द्वारा कैग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंपा जाता है। लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के निम्न अनुच्छेद से है। तो किस अनुच्छेद से है फ्रेंड्स, तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब फ्रेंड्स 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा कि 2 और 4 मतलब क्या कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी लाभ के पद पे न हो। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या है, कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है। उम्मीदवार के लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अध्यादेश जारी करने की निम्न परिस्थितियाँ होती हैं। पहला क्या है कि सरकार के समझ आकस्मिक परिस्थितियाँ विद्यमान हो, और दूसरा है कि संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में न हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। तो पहली बार गुजरात में लोक अदालत की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा डेट कब हुई थी, तो 1982 में, यानी कि 1982 ईस्वी फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 1982 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉन्टेस्क्यू ने। तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेष व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, जबकि संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये आप लोग भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो कब लाया गया? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1963 में। तो भारत में पहली बार 1963 में नेहरू सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। किसके? तो याद रखिए नेहरू सरकार के विरुद्ध। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर आपका कि यदि बजट में कार्य विशेष के लिए स्वीकृत धन इस वित्तीय वर्ष में कम पड़ जाता है तो सरकार लोकसभा में निम्न अनुदान की मांग का प्रस्ताव पेश करती है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुपूरक अनुदान। तो यदि बजट में कार्य विशेष के लिए स्वीकृत धन इस वित्तीय वर्ष में कम पड़ जाता है तो सरकार लोकसभा में अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्ताव पेश करती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पीकर। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह सत्यापन लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर द्वारा किया जाता है, उनका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि अब तक कितनी बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक बार भी नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, और ये एक बार भी अभी तक नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है। तो 13 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 माह। तो संसद के अनुमोदन के बिना राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 1 माह तक लागू रह सकती है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो 14 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल को जाने पर राज्य के शासन को केंद्र अपने हाथ में ले लेती है, ऐसा यह अनुच्छेद 356 के तहत करती है। यह सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है। तो 15 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति। तो अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान किया गया है। यह 200 याद रखिएगा 247 यानी कि 247 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मुख्य कृषकों वाला जिला है। तो 16 का ए इज द राइट आंसर की मधुबनी। तो बिहार में सर्वाधिक मुख्य कृषकों वाला जिला मधुबनी है तथा सबसे न्यूनतम मुख्य कृषक वाला जिला क्या है? तो मुंगेर है। तो सबसे कम कौन है? तो मुंगेर, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, और सबसे ज़्यादा मधुबनी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार की न्यूनतम नागरिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है। तो फ्रेंड्स आपका 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि समस्तीपुर। तो बिहार का न्यूनतम नागरिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य समस्तीपुर है। वहाँ परसेंटेज कितना है? तो 3.5%, 3.5% है। जबकि सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो पटना है। तो कितना परसेंट है? तो 53.2% है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया। तो 18 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि भीम द्वितीय। तो 1700, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1178 से 1179 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात की राजधानी अनिलावाड़ा पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी की भारत में यह पहली पराजय थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में किस सिलसिले ने सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त की। तो फ्रेंड्स 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिरदौसी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बिहार में प्रचलित सूफी सिलसिला
फिरदौसी था। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे। ठीक है, समरकंदी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो 20 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि छपरा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1930 के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। इस क्रम में उन्होंने नंगे रहकर विद्रोह प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया? तो 21 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि सारण। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 याद रखिएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बिहार की भूमिका अग्रणी रही। बिहार के सारण जिले को प्रदर्शन एवं उपद्रव के कारण विद्रोही जिला घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि दियरा प्रदेश या दियरा क्षेत्र से क्या समझते हैं? तो 22 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के मैदानी भाग दियरा क्षेत्र या दियरा प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किसे फांसी दी गई? तो फ्रेंड्स 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खुदीराम बोस को। तो याद रखिएगा 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद खुदीराम को फांसी दी गई, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। ठीक है, कब? तो 30 अप्रैल 1908 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मोकामा में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि बिहार में माल ढुलाई के लिए डिब्बे तैयार करने के लिए भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना मोकामा में की गई। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारियों को सहयोग दिया था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाना साहेब। तो फ्रेंड्स कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ मिलकर दिसंबर 1857 यानी कि 1857 में कानपुर के युद्ध में भाग लिया। हालांकि इस युद्ध में कुंवर सिंह को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने विद्रोह जारी रखा था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे है, कुशेश्वर शिव मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कुशेश्वर शिव मंदिर बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर यानी कि दरभंगा याद रखिएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी एंटीबॉडी परीक्षण किट का नाम है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलिशा। तो भारत का पहला स्वदेशी एंटीबॉडी परीक्षण किट एलिशा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया, जो विवाद का विषय बना रहा। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में। तो काला पानी क्षेत्र भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, लेकिन नेपाल उसे अपने दार्चुला जिले का हिस्सा मानता है। याद रखिए, दार्चुला जिले का हिस्सा मानता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर ऑफ वर्चुअल कोर्ट किस शहर में शुरू किया गया? तो 29 का इज द राइट आंसर, यानी कि नागपुर में। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा नागपुर में न्यायिक अधिकारी परीक्षण संस्थान में भारत के पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया। यह रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल देश की सभी जिला अदालती, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में मामलों की ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो 30 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के सरकार द्वारा
को होप यानी कि होप का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य कुशल और अकुशल युवाओं का डेटाबेस बनाने तथा डेटाबेस के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 31 का ए इज द राइट आंसर यानी कि गोवा। तो नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा राज्य में स्थित है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य ब्लैक पैंथर के कारण हाल ही में चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कि बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का फैसला किया है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15%। तो नेत्रावली वन यहाँ पे याद रखिएगा। तो 32 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री विधायक और विधान परिषदों के वेतन में 15% की कटौती का फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर कि कर्नाटक के हुबली स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है। तो 33 का बी इज द राइट आंसर यानी कि श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मतलब कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन को अब श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाटक श्रृंखला ने एमी अवार्ड 2020 का खिताब जीता है। तो 34 का डी इज द राइट आंसर यानी कि सक्सेशन। तो सक्सेशन ड्रामा सीरीज ने एमी अवार्ड 2020 जीता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीडी बघेला को। तो पीडी बघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है। तो 36 का डी इज द राइट आंसर यानी कि फिलीपींस। तो कोरोना वायरस फैलने के कारण फिलीपींस सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है। तो 37 का डी इज द राइट आंसर है कि सौराष्ट्र। तो रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर जीता है। यह सौराष्ट्र का पहली रणजी ट्रॉफी का खिताब है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो 38 का बी इज द राइट आंसर है कि तृतीय। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत बिजली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। 1497 मेगावाट विद्युत उत्पादन के साथ भारत अमेरिका एवं चीन के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा विद्युत उत्पादक देश है। तो सबसे पहले कौन है तो अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद इंडिया है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत की है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि फेसबुक ने। तो फेसबुक इंडिया ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस एशियाई देश में बाल कुपोषण तेजी से घटा है। तो 40 का बी इज द राइट आंसर यानी कि बांग्लादेश। तो यूनिसेफ और बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के कुपोषण की दर बांग्लादेश में तेज़ी से गिरी है। बांग्लादेश में 2013 में जहां कुपोषण की दर 42% थी वह 2019 में घटकर 28% रह गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है। फ्रेंड्स 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 76वां। तो वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देश, याद रखिए टोटल कितने हैं तो 82 देश हैं, शामिल किया गया है, जिसमें भारत का स्थान क्या है तो 76वें स्थान पे हैं। ठीक है, 76 से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि नसीम शाह।
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पाकिस्तान के 16 साल के नसीम शाह ने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली। इसके साथ ही ऐसा करने वाले हुए सबसे युवा गेंदबाज बन गए। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि देश में वर्ष 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री रह चुके हैं? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब ये रह चुके हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में जसवंत सिंह ने भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि वर्ष 2018 से 19 में सब्जी उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो 45 का डी इज द राइट आंसर यानी कि पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल 2018-19 में सब्जी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रहा है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो 46 का डी इज द राइट आंसर यानी कि हरित पथ। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण को निगरानी के लिए हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो 47 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आरबीआई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ऑपरेशन ट्विस्ट यानी कि ऑपरेशन ट्विस्ट जो है आरबीआई की एक मौद्रिक नीति है। इस मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई सरकार से लगातार बॉन्ड खरीदता है। इसे लंबी अवधि वाले लोन पर इंटरेस्ट रेट घटता है और कम अवधि वाले लोन पर इंटरेस्ट रेट क्या होता है? तो बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित करने की बात कही है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि पुर्तगाल। तो गांधी जी के 150वें जयंती पर पुर्तगाल ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन पुरस्कार की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि गैर लाभकारी संस्था सेव द चिल्ड्रन द्वारा जारी सिचुएशन एनालिसिस ऑफ न्यूमोनिया इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में न्यूमोनिया के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो 49 का सी इज द राइट आंसर यानी कि मध्य प्रदेश। तो गैर लाभकारी संस्था सेव द चिल्ड्रन द्वारा जारी सिचुएशन एनालिसिस ऑफ न्यूमोनिया इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया के सर्वाधिक मामले यानी कि कितने दर्ज किए गए हैं? तो 18.2% यानी कि 18.2% दर्ज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि सितंबर 2020 में हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए निम्न में से किस राज्य ने आई रक्षावली ऐप की शुरुआत की है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि पंजाब। तो सितंबर 2020 में पंजाब सरकार द्वारा हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रक्षावली ऐप की शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की खिताब दिया गया है? तो 51 का 20 राइट आंसर यानी कि हैदराबाद। तो यूनेस्को द्वारा हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि हाल ही में किन 2 देशों के बीच रोअर ऑफ द सी नौसैनिक अभ्यास किया गया? तो 52 का राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर यानी कि भारत और कतर के बीच। तो भारत और कतर के बीच रॉ ऑफ द सी नामक अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि हमीद बाकायोका। ठीक है, तो हमीद बाकायोका को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो यूट्यूब चैनल पे आपको ना एडिटोरिया का करेंट अफेयर फ्रेंड्स आपको टॉपिक मतलब क्या उसमें कराया जा रहा है प्रैक्टिस टेस्ट। तो आप करेंट अफेयर का अगर प्रैक्टिस टेस्ट अगर अपना चेक करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग देखिए कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। 50 क्वेश्चन आपको डेली दिया जाता है और उसमें आपको टेस्ट लिया जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग देखिए और इस वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन एकदम डिस्क्रिप्टिव के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, एकदम अच्छे से उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेंगे ना सब टॉपिक को क्लियर किया जाता है। तो एक बार जरूर देखिएगा एडिटोरिया का करेंट अफेयर जो 1 साल का है वार्षिकांक। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2026 में 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 54 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मिलान में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इटली में के मिलान तथा कॉर्टिना डिएम्पेजो में किया जाएगा। ठीक है, डिएम्पेजो में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि माई सेडिस्टियस हर्ट पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुंधति रॉय। ठीक है, तो अरुंधति रॉय को तो माई सेडिस्टियस हार्ट पुस्तक की लेखिका अरुंधति रॉय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो 56 का डी इज राइट आंसर, यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की यांत्रिक ऊर्जा का ऐसा इकाई है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जूल। तो फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो जूल है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कि किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है। तो 58 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि गतिज ऊर्जा। तो गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए एक ही औसत गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि आधुनिक ऑटोमोबाइल के बाहरी रियर व्यू मिरर को चेतावनी के साथ चिन्हित किया जाता है कि इस दर्पण में वस्तुएं दिखाई देने की तुलना में करीब होती है, ऐसे दर्पण है। तो 59 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तल दर्पण। तो आधुनिक ऑटोमोबाइल के रियर व्यू मिरर उत्तल दर्पण से बने होते हैं ताकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक रहे। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। तो क्यों? तो 60 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए आमतौर पर बिजली के बल्बों में निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर कि एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है। तो 61 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखिएगा कि एक मोबाइल फ़ोन चार्जर मूल रूप से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यह उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। तो 62 का इज़ द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि मतलब क्या कि किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अपेक्षित घनत्व और विकृति याद रखिएगा। अपेक्षित घनत्व का एक फॉर्मूला होता है, अपेक्षित घनत्व इक्वल टू होता है वस्तु का घनत्व बटा बाई 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, ये फॉर्मूला होता है। विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा। विकृति का फॉर्मूला होता है कि वस्तु की लंबाई में हुआ परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई। तो इन दोनों में कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किन पर निर्भर नहीं करती है। तो फ्रेंड्स 63 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसके द्रव्यमान पर। ठीक है, तो किसी कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन आपका कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है। तो ध्यान रखिएगा 64 का राइट आंसर हो जाएगा, तो वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज कम करता है, तो उसका काम है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट को बढ़ाने या घटाने के में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि किस सक्रिय में गैस सीधे
सीधे ही ठोस वस्तुओं में परिवर्तित हो जाती है। तो 65 का बी इज द राइट आंसर यानी कि डिपोजिशन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एसिटिलीन गैस। तो फ्रेंड्स गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी की 5वें आवर्त की कुल तत्वों की संख्या है तो कितनी है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की 5वें आवर्त में कुल 18 तत्व है। ठीक है, अगर बात करें कि विभिन्न आवर्तों के तत्व की संख्या, पहला आवर्त में तत्व 2 है, दूसरा आवर्त में 8 तत्व है, तीसरा आवर्त में 8 तत्व है, चौथा आवर्त में 18 है, पांचवा आवर्त में 18 है और छठा आवर्त में 32 है और सातवां आवर्त में अपूर्ण है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घनत्व। तो फ्रेंड्स वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का आयतन, भार तथा द्रव्यमान तीनों बदल जाते हैं लेकिन घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि धुआं किस प्रकार का मिश्रण है। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस। तो फ्रेंड्स धुआं एक कोलाइड है जो हवा में उपस्थित ठोस, द्रव एवं गैसों के कणों का मिश्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि वे तत्व कौन से हैं जो कमरे के तापमान और मानक दाब पर तरल होते हैं। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरीन। ठीक है, तो ब्रोमीन और पारा कमरे के तापमान और मानक दाब पर तरल होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिएगा तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरीन। तो ब्रोमीन और पारा कमरे के तापमान और मानक दाब पर तरल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो 71 का ई इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, जो अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या हो गया नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है जो अम्ल उत्पन्न करने के लिए वातावरण में पानी के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित पॉलीमर में से किसका उपयोग किया जाता है। तो 72 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि पॉलीएथिलीन। तो फ्रेंड्स बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने में पॉलीएथिलीन बहुलक का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह संस्था लचीला, टिकाऊ और रासायनिक रूप से प्रतिरोधी होता है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है। तो 73 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि ओरलोन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ओरलोन जो है वो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। यह साइनाइड का बहुलक है। याद रखिए ये किसका बहुलक है, तो ये साइनाइड का बहुलक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में पेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो 74 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि इन्सुलिन। ठीक है, तो एक इन्सुलिन हार्मोन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बना होता है। अगला 75 नंबर की खसरा यानी कि मिसल्स निम्न में से किसके कारण होता है। तो 75 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि वायरस के कारण। तो खसरा विषाणु से होने वाला बीमारी है। विषाणु से होने वाला अन्य रोग है चिकनगुनिया याद रखिएगा, रूबेला याद रखिएगा, चेचक, एड्स, एबोला और कोविड-19। ठीक है, जो अभी कोविड-19 चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर कि मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो 76 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि मुख्य गुहा से। तो पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन करने एंजाइम एंजाइम टाइलिन या लार आइमिलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विभिन्न
फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नीज। तो फ्रेंड्स, शुष्क पोषक तत्व में वे पोषक तत्व है जो पेड़ पौधे के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। लोहा, मैग्नीज, तांबा, ठीक है, तांबा हो गया। तो ये सब क्या है? जस्ता, बोरोन, क्लोरीन और निकेल सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर कि निम्न में से कौन आंशिक जड़ परजीवी है? तो 79 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मशरूम। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो मशरूम जो है वो आंशिक जड़ परजीवी है। ठीक है, चंदन आंशिक जड़ परजीवी है। कुशकटा एक परजीवी पौधा, याद रखिएगा जो कुशकटा है क्या है? तो एक परजीवी पौधा है। और यह है नेफेंथेस, याद रखिएगा नेफेंथेस जो है वह, जिसको हम लोग पीचर प्लांट, एक कीटभक्षी पौधा है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसको कीटभक्षी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 80 नंबर कि बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों में जानवरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखता है? तो 80 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि पक्षी। तो पक्षी नियततापी या उष्ण रक्त वाले जीव है और वे होमोस्टैटिस नामक प्रक्रिया द्वारा निरंतर शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। मछलियाँ, उभयचर और सरीसृप ठंडे शीतरक्त जीव है। वे वातावरण के अनुसार अपना तापमान बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पे ग्रंथि और हार्मोन है। तो 81 का देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है? अग्नाशय, अग्नाशय है। तो अग्नाशय किस ग्रंथि से संबंधित है? तो याद रखिए अग्नाशय हो गया यहाँ पे ग्लूकागन, याद रखिएगा। ठीक है, तो अग्नाशय क्या हो गया? तो ग्लूकागन हार्मोन हो गया। आगे देखिएगा नेक्स्ट है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी क्या है? तो थायराइड। पिट्यूटरी क्या है? तो थायराइड उत्तेजक हार्मोन। अधिवृक्क, अधिवृक्क क्या है? तो याद रखिएगा अधिवृक्क कॉर्टिसोल, अधिवृक्क क्या हो जाएगा? कॉर्टिसोल। और गुर्दा क्या हो गया? तो गुर्दा विटामिन डी। तो फ्रेंड्स 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच सामान्य रूप में से लगभग होता है, तो कितना होता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.5 से 8.0%, मतलब 8 पॉइंट होता है पीएच वैल्यू, परसेंट नहीं, 7.5 से 8.0 होता है मानव रक्त का पीएच मान। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रसायन विज्ञान में पीएच एक जलीय घोल की अम्लता की माप है। पीएच को आमतौर पर हम लोग 0 से 14 की सीमा पे मापा जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और कुछ अन्य द्रवों का पीएच मान निम्न है। जैसे में देखिए समुद्र के पानी, थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि समुद्र के पानी का पीएच मान 8.4 होता है। मानव रक्त तो पता ही है कि 7.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है। और शराब का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 83 से आपको मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं आपको लास्ट में वीडियो के पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड कर दूंगा, तो उसे आप लोग देखिए। 83 हो गया, 84, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा 85 हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन हो गया, 87 नंबर, 88 नंबर, 89 और फ्रेंड्स क्या हो गया? 90। ठीक है, और ये क्या हो गया? 91। ये क्या हो गया फ्रेंड्स? तो ये हो गया 91 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और आगे देखिएगा आगे भी है, तो ये 92 नंबर भी क्वेश्चन मैथ्स का है। तो फ्रेंड्स देखिए अब 93 से आपका क्या है? तो 93 से आपका फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में जो फ्रेंड्स जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है वो स्थित है। फ्रेंड्स तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन मरुस्थल स्थित है, थोड़ा सा आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुल जो 6 मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एक देखिएगा इधर क्या, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रिप्सन मरुस्थल,
तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और एस्टुटट एस्टोनी मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आप लोग पहले जो मैथ्स का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसको आप लोग बनाइएगा, उसके लास्ट में PDF फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित घास के मैदान पर मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले हो जाएगा लानोस, उसके बाद हो जाएगा कैंपोस, उसके पहले लानोस हो गया। ठीक है, पहले क्या हो गया फ्रेंड्स देखिएगा, तो पहले हो गया ये लानोस, उसके बाद हो गया सिल्वास, उसके बाद हो गया कैंपोस और उसके बाद क्या हो गया परमास हो गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त 4 घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका महादेश में पाए जाते हैं। मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण इसका सही क्रम क्या है, तो लानोस जो है वो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, अगर बात करें हम सिल्वास की, तो सिल्वास अमेजन बेसिन है, और कैंपोस जो है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि के पश्चिम है, और पंपास जो है अर्जेंटीना उरुग्वे में है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है। तो 95 का इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आयरलैंड गणराज्य यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और यूनाइटेड किंगडम में 4 देश या क्षेत्र आते हैं, वेल्स हो गया, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 96 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है। तो कौन सा देश है, तो 96 का इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, तो ऑस्ट्रिया एवं स्विट्जरलैंड स्थल रुद्ध देश है। कौन, तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे याद रखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अंतर है। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है फ्रेंड्स। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 97 नंबर है कि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो 97 का डी से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मंगल। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध एवं इसके बाद मंगल आता है। ठीक है, तो दूसरा पूछ रहा है मंगल, और अगर पहला पूछता तो हो जाता आपका बुध। ठीक है, अगला 98 नंबर है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो 98 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र में। तो सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य को अब जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल के समय में वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी गई है, इसके जिम्मेदार कारण क्या है। तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वनों की कटाई, ठीक है, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और पशुओं का अवैध शिकार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल कितने मिलियन हेक्टेयर पर वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स 100 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 100। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 80.73। तो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो 101 का इज द राइट आंसर, यानी कि त्रिपुरा में। तो रियांग जनजाति एवं शरणार्थी हाल के समय में चर्चा में है, और यह जनजाति त्रिपुरा एवं मिजोरम में पाई जाती है। अगला 102 नंबर की पूर्वोत्तर के किस राज्य से होकर कर्करेखा गुजरती है। तो 102 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 102 देखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से 2 राज्य पूर्वोत्तर के हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिए, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103 नंबर
की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा निम्न में से किन देशों को स्पर्श करती है? तो 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ठीक है, तो नए मानचित्र के अनुसार लद्दाख की सीमा चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से स्पर्श करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से स्पर्श करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 104 नंबर क्वेश्चन है आपका। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत हिस्से का वातावरण एवं वृक्षावरण है? तो 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9.89%। तो फ्रेंड्स, भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2019 के अनुसार बिहार में के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 9.89% पर वनावरण एवं वृक्षारोपण है। उसमें से सिर्फ वनावरण की हिस्सा जो है वो 7.76% है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 105 नंबर कि निम्न में से बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है? तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोसी। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, क्यूल नदियाँ गंगा में दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 106 नंबर क्वेश्चन है आपका। 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 में है उद्योग और सूची 2 में क्या है? तो नगर। तो देखिए 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, यानी कि देखिएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट है कि कागज़ एवं लुगदी। ठीक है, तो कागज़ एवं लुगदी जो है वो डैमियानार, ये सही है। सिगरेट जो है, सिगरेट याद रखिएगा, दिलवारापुर, ये सही है। फ्लाई फूड याद रखिएगा, फ्लाईवुड जो है वो क्या है? तो फ्लाईवुड जो है वो हाजीपुर सही है, और जूट जो है वो क्या है? पूर्णिया सही है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 107 नंबर क्वेश्चन है आपका। 107 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धौलाधार पीरपंजाल। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स कि कल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीरपंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 108 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायु पुराण से। ठीक है, तो गुप्त वंश वायु पुराण से। याद आगे देखिएगा, अगर हम बात करें कि आंध्र सातवाहन जो है मत्स्य पुराण से, और मौर्य वंश विष्णु पुराण से प्राप्त है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 109 नंबर क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता का बंदरगाह नगर था। तो 109 का इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि लोथल व सुरकोटदा बंदरगाह नगर थे। किसके? तो याद रखिएगा लोथल और सुरकोदा का। ठीक है, तो याद रखिएगा लोथल व सुरकोटदा बंदरगाह। ठीक है ना, सुरकोटदा बंदरगाह स्थित थे। ठीक है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर 110 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो 110 का बी से राइट आंसर, यानी कि श्रवण। तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रवण कहा जाता था। अगला 111 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो 111 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि पाली भाषा में की गई थी। तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। अगला क्वेश्चन 112 नंबर कि अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले हैं? तो 112 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में से अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर कि सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? तो 113 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि पोटीन का। तो पोटीन की बनी मुद्रा सातवाहन काल में प्रचलित थी, पोटीन याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 114 नंबर कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो 114 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में किया। याद रखिएगा 319 ईस्वी में किया। ठीक है,
अगला 115 नंबर क्वेश्चन कि वह अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था। तो 115 का डी इज द राइट आंसर यानी कि हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध शासक था जो संस्कृत का महान विद्वान एवं लेखक था। अगला क्वेश्चन 116 नंबर कि निम्न में से किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी। तो 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था बम्बई और मद्रास के क्षेत्रों में लागू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 117 नंबर क्वेश्चन है कि भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 117 का डी इज द राइट आंसर यानी कि कूका विद्रोह का। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि भगत जवाहर मल ने कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था। पश्चिमी पंजाब में कूका विद्रोह की शुरुआत भगत जवाहर मल एवं उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 118 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो 118 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन 119 नंबर की प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो 119 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1867 में। तो प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1867 में आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा की गई है। ठीक, याद रखिए आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। 120 नंबर क्वेश्चन है क्या कि नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो 120 का डी इज द राइट आंसर यानी कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ठीक है, तो नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम को जाता है। इसके लिए उसने एक अधिकारी कैम्पबेल की नियुक्ति की थी। यह प्रथा मुख्यतः खोंड जनजाति में प्रचलित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 121 नंबर कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 121 का डी इज द राइट आंसर यानी कि दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1866 ईस्वी में 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। अगला 122 नंबर कि किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों तक तमाशा कहा था। तो 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अश्विनी कुमार दत्त को। ठीक है, तो अश्विनी कुमार दत्त को कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 123 का सी इज द राइट आंसर यानी कि बम्बई में। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर, कब डेट याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 यानी कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन 124 नंबर कि निम्न में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। तो 124 का डी इज द राइट आंसर यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। मौलाना मोहम्मद अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CR दास चुने गए थे, ये नहीं चुने गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 125 नंबर कि दी वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया था। तो 125 का ए इज द राइट आंसर यानी कि सी राजगोपालाचारी ने। तो याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 कब तो 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए 126 नंबर कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो 126 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि घनश्याम दास बिरला। तो घनश्याम दास बिरला हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन 127 नंबर की कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था। तो 127 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पैथिक लॉरेंस। तो भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए एक कार्य प्रणाली तैयार करने तथा अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंधन करने के उद्देश्य से पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था। ठीक है, और स्टेफोर्ड क्रिप्स, AP अलेक्जेंडर इसके अन्य सदस्य। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है कि किसने भारत के विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा था कांग्रेस नेतृत्व ने अनेक आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां।
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में त्रिचनापल्ली से वेदारमन्य नामक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व किया था। तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सी राजागोपालाचारी। ठीक है, तो सी राजागोपालाचारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में त्रिचनापल्ली से वेदारमन्य तक नमक सत्याग्रही का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 130 नंबर क्वेश्चन है कि फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्न में से किसने की थी। तो 130 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि तारकनाथ दास ने। तो तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन 131 नंबर कि भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था। तो 131 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि सूरत में। ठीक है, तो भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने सूरत में स्थापित किया था। तो डेट याद रखिएगा 1668, यानी कि 1668 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन 132 नंबर कि बंगाल के निम्न में से किस नवाब के समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो 132 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ब्लैक होल की घटना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। ठीक है, और कलकत्ता के किले पर आक्रमण के समय 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। केवल 23 ही जिंदा बच सके। एक अंग्रेज हॉलवेल ने इस घटना का उल्लेख किया है। ठीक है, किसने किया? तो हॉलवेल ने। 133 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो 133 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि इंदौर के होलकर। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अगला क्वेश्चन 135 नंबर कि सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया। तो 134 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1843 में। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 135 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। तो 135 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि सर सैयद अहमद खां। तो फ्रेंड्स सर सैयद अहमद खां दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 136 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 136 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 137 नंबर कि किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखने एवं उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की है। तो 137 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अस्थायी सेना रखने एवं उनको नगद वेतन देने की शुरुआत की गई है। साथ ही सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत भी की गई है। अगला 138 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी। तो 138 का इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालबाई की संधि के साथ हुई थी। याद रखिएगा सालबाई के संधि के साथ हुई थी। यह संधि अंग्रेजों एवं राघोबा जिसको रघुनाथ राव के बीच हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 139 नंबर कि दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी। तो 139 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन 140 नंबर कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 140 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले यह विचार रखा। उसने सहिष्णुता, याद रखिएगा सहिष्णुता की नीति अपनाकर, ठीक है, नीति अपनाकर बलबन के काल की कठोरता को कम करने की कोशिश की थी।
अगला क्वेश्चन 141 नंबर कि यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी। तो 141 का 20 राइट आंसर यानी कि 1990 में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाला दल का नेतृत्व महबूब उल हक और इंगे कॉल ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, इनका नाम। अगला क्वेश्चन 142 नंबर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो 142 का ए इज द राइट आंसर यानी कि 2007 में। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में की गई। अगला क्वेश्चन 143 नंबर कि निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है। तो 143 का डी इज द राइट आंसर यानी कि खुले बाजार की क्रिया। तो खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, यह मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। याद रखिए क्या है, तो मात्रात्मक उपकरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 144 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित नीतियां शामिल होती है। तो कौन होती है। तो 144 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण और हीनार्थ प्रवर्धन। फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटा, सब्सिडी और हीनार्थ प्रवर्धन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियां राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। अगला 145 नंबर की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो 145 का डी इज द राइट आंसर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। 146 नंबर क्वेश्चन है क्या कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि छठी। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह धन देना आवश्यक है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 147 नंबर कि निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ब्याज भुगतान, ऋण भुगतान और क्या हो जाएगा, राज्यों का अनुदान। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मतलब क्या देखिएगा, थोड़ा सा ब्याज भुगतान हो गया, सब्सिडी हो गया और राज्यों का अनुदान हो गया। तो यानी कि आपका सेकेंड ऋण भुगतान नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत ब्याज भुगतान, सब्सिडी, रक्षा व्यय, राज्यों को अनुदान इत्यादि आते हैं। ऋण भुगतान पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। ऋण भुगतान पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 148 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। सो 148 का सी इज द राइट आंसर कि SDR। ठीक है, तो फ्रेंड्स SDR को पेपर गोल्ड या कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। 149 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 149 का ए इज द राइट आंसर यानी कि 1942 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 यानी कि 1 जनवरी 1982 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार को वित्त पोषण है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस टेस्ट का कि सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी। तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि चेलाया समिति। तो सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम चेलाया समिति ने की थी। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1994 से 95 में 3 सेवाएं टेलीफोन, बीमा तथा शेयर बाजार पर सेवा पर लगाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसी के साथ आपका जो 150 क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या हुआ। और प्लीज़ फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा आपको डेली नाइट में 9 PM में आपको डेली टेस्ट होता है, एडिटोरिया का प्रैक्टिस टेस्ट। तो आज हमारा जो फ्रेंड्स टेस्ट था वो क्या था, टेस्ट नंबर 10 था फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल PCS मेकर पे। आपको डेली एक टेस्ट होता है, तो प्लीज़ आप नीचे दिएगा टेलीग्राम में लिंक दिया होगा, तो उसे आप ज्वाइन करके आप टेस्ट को दे सकते हैं फ्री में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नए प्रैक्टिस के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।